देयर इज नो क्यूर अगेंस्ट बैड लक, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। अच्छा जनाब, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती, इसका मतलब यह है कि जिस तरह मतलब हम उलमा कराम से सुनते हैं कि जनाब जो हम मतलब जैसे इंसान पैदा होता है तो उसकी जिंदगी का सारा जो मतलब एक तकदीर होती है, किस्मत मुकद्दर होती है, वो सारी लिख दी जाती है। वह इसकी जिंदगी कितनी होगी, इसने क्या हासिल करना है, क्या नहीं हासिल करना, कब इसकी डेथ होनी है, ये सब कुछ उसकी तकदीर में लिखा होता है। इसने कितनी दौलत हासिल करनी है, ये कितनी शोहरत अख्तियार लेगा, ये सब कुछ तकदीर में होता है। लेकिन एक बात यह है कि जनाब अगर आपकी तकदीर में यह लिखा हुआ है कि आपने बादशाह बनना है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बादशाह बनने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप कोशिश करेंगे तो बनेंगे। आपकी किस्मत में लिखा होगा कि जनाब आप जो है किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, तो कॉलेज के प्रोफेसर बनने के लिए आपको कोशिश करना जरूरी है। यानी कोशिश के बगैर जो है आपकी जो तकदीर है वो नहीं बदल सकती। ठीक है, यानी ये जरूरी है, यानी तकदीर के मामले में जो तकदीर आपकी लिखी हुई है उसके ऊपर पूरा करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप जो है उसको हासिल करने की कोशिश भी करें। नेक्स्ट लिखें, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसके बाद लिखेंगे जनाब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। आपको पता है कि जो बंदा बीमार होता है उससे बंदा पूछे कि जनाब क्या मतलब गुजरती है बीमार। आगे लिखेंगे जनाब, NECESS, necessity does the work, necessity does the work of courage। necessity does the work of courage, इसका मतलब क्या है जनाब, तंग आमद बजंग आमिद। तंग आमिद बजंग आमिद, इसका मतलब क्या होता है जनाब, तंग आमिद बजंग आमिद का मतलब यह है कि नेसेसिटी डज द वर्क करेज। ठीक है, ये आपके लिए जनाब अक्सर मतलब बंदे होते हैं ना कि आपके लिए ये जरूरी होता है कि आपने जनाब जो भी काम करना है ना उसके लिए आपको हमेशा दिल और जान से मेहनत करनी चाहिए। यानी अगर आप PPSC का पेपर पास करना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर जनाब ये वाला हौसला नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जनाब उसको हासिल करने के लिए आपकी रगों के अंदर वो खून नहीं होगा, तब तक आप हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, आपके लिए वो करेज और आपके लिए वो हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एन एम्पटी एन एम्पटी वेसल, VESSEL, वेसल, मेक्स मच NOISE, नॉइस। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है जनाब कि इसका मतलब होता है जनाब, इसका लिखेंगे आप थूथा थूथा चन्ना। ठीक है, थूथा चन्ना बाजे घन्ना। अब ये उर्दू के अंदर भी आ सकता है, थूथा चन्ना बाजे घन्ना, इसका मतलब क्या है, एन एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइस। यानी जो बंदा जनाब वाला कुछ नहीं कर सकता ना जिंदगी के अंदर,
وہ हमेशा सिर्फ शोर करता रहता है। या जो बंदा जनाब वाला या मतलब अक्ल से फारिग होता है, या जो बंदा जनाब वाला किसी चीज को हासिल करने की कोशिश मतलब कि नहीं करता या इसके काबिल नहीं होता, तो वो उस चीज को हासिल करने की काबिल हासिल करने के लिए क्या करता रहता है, शोर करता रहता है। एक बंदे ने जनाब वाला एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए पहले तो डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, या उसके लिए जनाब शोर करना शुरू कर दे। यानी आपने किसी भी काम के लिए बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ, ठीक है। इसलिए जनाब जब आप उसके काबिल नहीं होते या आप उससे मतलब है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस तक नहीं पहुंचते, तो फिर आप क्या बनते हैं, आप सिर्फ शोर करते रहते हैं, यानी बोलते रहते हैं। या इसका मतलब ये भी हो सकता है जनाब कि जिस तरह बातूनी नहीं होता, एक लाख बंदा बातूनी होता है जो बहुत ज्यादा मतलब बातें करता है, ठीक है। यानी जो बंदा जनाब अक्लमंद नहीं होता वो ज्यादा क्या करता है, बातें करता है। आगे लिखें जनाब। सर जी चन्ना का लफ्जी मतलब क्या है? चन्ना चन्ना जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, चन्ना एक मतलब है पंजाबी का लफ्ज है और एक बंदे का नाम तो चन्ना का है, ठीक है। चना तो वैसे उर्दू का लफ्ज है, वो उसके मतलब तो वो जो मतलब जो चने होते हैं वो नहीं है, ये चना एक बंदे का नाम है। ठूठा चना मतलब यह है कि वो बंदा जो अक्ल से फारिग होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आगे लिखें, आगे लिखें जनाब, सी विच नहीं बल्कि शुड नॉट थ्रो, शुड नॉट शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स, स्टोन एट अदर्स। हाँ जी, इसका मतलब क्या बन रहा है भाई, आप किसी दूसरे की तरफ जो है मतलब पत्थर न फेंकें, ऐसा आपको मीनिंग लग रहा है। लेकिन इसका अब देखें, थोड़ा बोल बेधड़क बोल। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जनाब एक बंदा एक बंदे से बंदा कोई बात पूछता है कि जनाब ये बताएं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अभी कल जो है मतलब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताएं पीटीआई जो है आपके डिस्ट्रिक्ट से क्यों हार गई है, तो आप जनाब लंबी सी लिस्ट लगाएंगे और चलते जाएंगे, घंटा तकदीर करेंगे, काफी समझ में आएगी। अगर एक बंदा दूसरे बंदे से जवाब दूसरे बंदे से पूछे तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब यहाँ पे उसने कोई काम ही नहीं किया, बस थोड़ी सी बात की। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक ही बात पॉइंट क्लियर कर दिया। आपसे कोई बंदा बात पूछता है तो आपको क्या चाहिए कि आप उसका रेलिवेंट जवाब दें। जब आप रेलिवेंट जवाब देंगे और सिर्फ फैक्ट जवाब देंगे, एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम उसको क्या कहते हैं, थोड़ा बोल। यानी ज्यादा बोलने से बेहतर है कि थोड़ा बोलो लेकिन काम का बोलो। हाँ जी, बात की समझ आ गई किसी को जनाब इसकी समझ ना आई हो? आगे देखें जनाब, हमारे पास आखिरी आखिरी while there is life, while there is life, while there is life, there is hope। हाँ जी, इसका मतलब क्या है जनाब कि जब जब सांस तब तक आस। यानी जब तक जनाब बंदा जो है हिम्मत करता है ना किसी चीज को हासिल करने की, और जब तक उसके अंदर हिम्मत रहती है तो उम्मीद बाकी रहती है। अगर एक बंदा हिम्मत भी छोड़ दे, एक बंदा कहे कि जनाब बस मेरा काम नहीं, मैं नहीं कर सकता, बस मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, आप मुझे क्यों पढ़ाना चाहते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इसका मतलब वो बंदा थक हार देता है, ठीक है। तो मतलब जब तक आपकी जिंदगी है
तब तक आप जो है कुछ भी कर सकते हैं आप। सर इसका ये मतलब भी हो सकता है जहाँ चाह वहाँ राह। नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। वो तो उसके तो कई मीनिंग बनते हैं ना। ये तो सिर्फ आपकी जिंदगी के दारोमदार की बात कर रहे हैं ना। अब सबसे पहले देखें, पहले नंबर पे हमारे पास देयर इज नो क्यूर अगेंस्ट बैड लक। तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। यानी कि आपकी तकदीर में जनाब लिख दिया गया है कि आपने पुलिस ऑफिसर बनना है, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपकी जिंदगी में लिख दिया गया है कि आपकी रोजी रोटी जो है वो जनाब किसी और मुल्क में लिखी हुई है, तो आप पाकिस्तान के अंदर आपका वो ठिकाना नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जनाब जो अल्लाह ताला इंसान की किस्मत में लिखता है ना, इसलिए हमेशा बंदे को क्या कहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो आपने मेरे किस्मत में लिखा है, मुझे बस वो अता कर। लेकिन तकदीर के अंदर हर किसी का लिखा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कौन सा बंदा है जो तकदीर का लिखा हुआ हासिल करता है, या कौन सा बंदा नहीं हासिल करता। तकदीर का लिखा हुआ हासिल करने के लिए उसके लिए कोशिश करना जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ठीक है जनाब, आपको पता है कि जब तक आपकी जनाब जिंदगी के अंदर जनाब तंदुरुस्ती नहीं होगी, ना ही आपको पीटीएससी की किताबें पढ़ी जाएंगी और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। नेसेसिटी डज द वर्क ऑफ करेज। ये बंदे की तंग आमद बजंग आमद का मतलब है कि जनाब किसी भी काम करने के लिए आपके पास हिम्मत और आपके पास जुर्रत का होना जरूरी है। एन एम्पटी, आपको पता नहीं, जिस तरह इमरान खान ने जनाब नून लीग और पीपल पार्टी को आगे मतलब है उनके आगे दीवार खड़ी की और हुकूमत बनाई, तो उसके लिए हिम्मत भी जरूरी है। इमरान खान के मतलब सामने जनाब आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो क्या कहते हैं दफ्तर को नजरातश किए गए, जला दिए गए, तो बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो इसलिए जनाब उसके लिए अगर आपके सामने थोड़ा सा वाक्य हो जाए, आप घबरा जाएंगे, गिर पड़ेंगे। यानी हर काम के लिए जुर्रत और हिम्मत जरूरी है। बल्कि आपका तो पीपीएससी का कोई टेस्ट फेल हो जाए तो आप वहां पे हिम्मत हार जाते हैं। एन एम्पिटी वेसल मेक मच नॉइज। वो कहते हैं जी, थोथा चन्ना बाजे गन्ना। इसका मतलब है कि जो बंदा दिमाग से खाली होता है ना, वो जनाब क्या करता है, शोर ज्यादा करता है, काम की कोई बात नहीं करनी और जनाब ऐसे बोलते रहे। शुड नॉट थ्रो स्पून एट अदर। इसका मतलब है जनाब थोड़ा बोल बेधड़क बोल। इसका मतलब है आप कम बोलें लेकिन इतना बोलें कि अगले बंदे को समझ, अगले बंदे की जिंदगी के अंदर तब्दीली है। आपकी एक बात उसके जनाब वाला दिमाग में बैठे और वो इस बात को सोचने के मजबूर हो जाए कि जनाब मैंने इसके आगे क्या बात करनी। इसके बाद है कि वाइल देर इज लाइफ देर इज होप, कि जब तक जिंदगी है जनाब तब तक आप उम्मीद लगा के बैठ जाएं। ठीक है, तो यानी कि जब तक आपके अंदर जुर्रत और हिम्मत है कि आपने पीपीएससी की किताब लेनी है, तब तक आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम पढ़ेंगे हाँ जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब, देखें जी हमने पाकिस्तान स्टडी के बारे में पढ़ा था। पाकिस्तान स्टडी के बारे में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान स्टडी के अबाउट हमने पढ़ा था 1947 के अबाउट। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। गवर्नर जनरल के बाद 1947 के बाद सबसे पहले जो पाकिस्तान ने अपना जनाब जो आइन चलाया था। जनाब मैथ के सवाल जो है वो मुझे सॉरी याद नहीं रहा। चलें एक मिनट रुके, मैं किताब उठा लूँ, आपको मैथ की करा देता हूं। चले मैथ कल करेंगे यार, छोड़े। अच्छा जी, पाकिस्तान के जो मतलब पाकिस्तान को आईनी लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम करेंगे आप। 1947 से लेकर 1973 तक पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो ये वाला जो सिस्टम था, जहां पर पाकिस्तान ने कौन सा सिस्टम चलाया? यूनिकैमरल सिस्टम, यूनिकैमरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिकैमरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जनाब आप जो है मतलब है कि समझ लें कि यूनिकैमरल सिस्टम गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वो बिल्कुल जनाब सिंगल होता है। मतलब उसके अंदर ना ही सेनेट होती है, बिल्कुल मतलब सेनेट होगी असेंबली नहीं होगी, या असेंबली होगी तो सेनेट नहीं होगा। यानी आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल
सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह जनाब ये वाला मैं आपको बताऊं ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं। उसके अंदर उसके प्रेसिडेंट के अंदर जनाब फेडरल मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उसके नीचे जनाब नेशनल असेंबली और फेडरल जो क्या कहते हैं सेनेट होता है वो भी नहीं होते। ठीक है, अच्छा जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ख्याल ही रखें। इसके बाद जनाब 1973 का आईना आ गया, पाकिस्तान ने बनाया और अभी तक वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 2021 तक। उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने जो यूनिकैमरल सिस्टम था इसको चेंज करके किस में तब्दील किया, बाई कैमरल, बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम में क्या होता है जनाब कि इसके अंदर जनाब टू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, टू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, टू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मतलब कौन कौन से, एक हमारे पास जनाब होगा लोअर हाउस और एक हमारे पास होता है अपर हाउस। जल्दी याद ये आप लिखेंगे अपर हाउस। अब जनाब जो लोअर हाउस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। और जो हमारे पास अपर हाउस है उसको हम क्या कहते हैं, सेनेट। ठीक, अब मैंने कई बार पेपर के अंदर ये देखा है कि जनाब वो कहता है कि द करंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज रनिंग अंडर बाइकैमरल सिस्टम और यूनिकैमरल सिस्टम। तो जनाब यूनिकैमरल सिस्टम जो होता है उसके अंदर गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो सिंगल होता है, मतलब है सेनेट, सेनेट नहीं होगा तो असेंबली होगी, तो सेनेट नहीं होगा, सेनेट नहीं होगा तो असेंबली होगी, यानी इन दोनों में से एक चीज नहीं होगी। लेकिन जो बाइकैमरल सिस्टम है उसके अंदर दोनों चीजें नहीं होती हैं। मैं आपको बताऊं जिस तरह इसके अंदर है जनाब यूएसए के अंदर है, ये एग्जांपल आप किसकी लिखेंगे, यूएसए, यूएसए, तुर्की। ठीक है, इधर जनाब यूनिकैमरल सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जनाब आपको पता है प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, नेशनल असेंबली है, असेंबली भी है, सेनेट भी है। इसलिए जनाब पाकिस्तान का मौजूदा जो सिस्टम है वो बाइकैमरल सिस्टम। ओके जनाब, इसका स्क्रीनशॉट बना लें। नेक्स्ट, 1947 से 1971 के दरमियान कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर और पेपर में किस तरह आते हैं। आज हमने जनाब 1900 जो 62 का 1956 का हमने आइन पढ़ लिया था ना, याद है ना? हाँ जी, 1956 का आइन पढ़ लिया था, याद है ना सबको? नो सर। नहीं सर, नहीं पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, सर सिर्फ कायदे आजम की क्वेश्चन तक ही पढ़ा था हमने। ठीक हो गया, मुझे याद आ गया कि हमने बातें नहीं पढ़ा था। अच्छा जी, 1947 से लेकर 1947 टू 1971 तक हमने पढ़ना है जनाब। कौन कौन से वाकयात पाकिस्तान जनाब, नंबर फर्स्ट इनिशियल इनिशियल प्रॉब्लम्स, जो चीज आपने पढ़ ली होगी वो बता देंगे। इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके बाद जनाब हम पढ़ेंगे नेशनल एंथम, कौमी तराने के बारे में पढ़ेंगे। 1956, 1962, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। इसके बाद जनाब वर्ल्ड क्या नाम था उसका भला, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, ठीक है। उसके बाद जनाब हम पढ़ेंगे फर्स्ट मार्शल लॉ के बारे में। देन जनाब हम पढ़ेंगे 1965 के वार के बारे में। उसके बाद जनाब ये इसके सामने आप 1958 लिख दें, सेकंड मार्शल लॉ।
1969, 1971, फॉल ऑफ ढाका, नेक्स्ट जनाब आप लिखेंगे वन यूनिट का तो पढ़ लिया, सॉरी 1 यूनिट के ऊपर पढ़ना है, इसके अंदर ही आ जाएगा 1 यूनिट। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाएगा ठीक हो गया। बस ये वो पॉइंट है जनाब, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्लस प्रेसिडेंट। हाँ जी, ये जनाब पॉइंट आप लिख लें। इसको हमने 1 बाय 1 जो है, जैसे मतलब आज जितने हम पढ़ लेंगे उसके बाद जो है आपने मतलब है कि उसके बाद मतलब कल मुझे आप बताएंगे, उसके बाद हम वहां से आगे करेंगे। हाँ जी, समझ आ गई बात की? एनीवन किसी को जनाब को पूछना हो? अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर, जी ये जी, जो 1947 के बाद की जितनी भी हिस्ट्री है, इसमें से काफी बोरिंग क्यों लगती है? ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती जैसे 1947 तक लगती। असल में उस वक्त हम हासिल कर रहे थे, अब हमने हासिल कर ली, अब हमने खाना है, तो फिर कैसे लगेगी अच्छी? ठीक है ना। यहाँ पर जनाब वाला जो हमारे फौजी डिक्टेटर है ना, उन्होंने पूरे 1947 से लेकर 1973 तक हुकूमत चलने ही नहीं दी कोई। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे ना हम, मतलब आप क्लैरिटी समझ आएंगे। अच्छा जनाब, आप ये देखें जनाब, आपने इनिशियल प्रॉब्लम डिटेल से पढ़ ली है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ ली, उसके बाद मतलब है कि आपने अब हम तीनों आइन पढ़ते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम आ गया। तो नेशनल एंथम पढ़ लिया था। नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ा, उसको बाद में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 1956। हाँ जी, पाकिस्तान का जनाब जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1956 में, उसके मुताबिक जनाब आप में से कोई भी बंदा मुझे एक सवाल का जवाब देगा कि उस आइन के मुताबिक ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो जनाब मुस्लिम होना चाहिए या गैर मुस्लिम? मुस्लिम। मुस्लिम मुस्लिम होना चाहिए। नहीं, सर, ये प्राइम तो बताया मिनिस्टर, नहीं क्या था। हैव नो कंडीशन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्रेसिडेंट है उसके लिए कंडीशन ये थी कि वो जनाब मुसलमान ही होगा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो जनाब उसके लिए कोई कंडीशन, वो जो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 1956 के आइन के मुताबिक। अच्छा जनाब, वो जो मैंने आपको लिस्ट लिखाई थी ना, उसके अंदर एक और चीज भी ऐड करेंगे, बोगरा फार्मूला, BOGRA, बोगरा फार्मूला 1953, बोगरा फार्मूला 1953। ये तीनों जनाब वाला आप मतलब इसके अंदर ये चीज भी, अगर कोई पावर पॉइंट आपके जहन में आ रहा होगा तो वो भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमें जो इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे हमने उसको अच्छी तरह से लिखना है। अच्छा जी, 1953 का जो आइन है जनाब, 1956 का जो आइन है, इसको जनाब आप टोटल लिखेंगे, इनफोर्स्ड पाकिस्तान के अंदर कब लाया गया? ये 23 मार्च 1956 को। ठीक हो गया जनाब। इसके जनाब टोटल आर्टिकल कितने हैं, किसी को याद है? 234। ठीक है, शेड्यूल कितने हैं जनाब? शेड्यूल है 3। अच्छा जी, ये जनाब आपको टोटल आर्टिकल और टोटल शेड्यूल के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पहले नंबर पे जनाब आप लिखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट की जनाब इसके मुताबिक एज कितनी होनी चाहिए? 40 साल। इसके अलावा जनाब प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट क्या कहलाएगा?
हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट अब भी वही हेड ऑफ स्टेट ही है। अच्छा जी, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कौन करेगा? इसको जनाब सेलेक्ट करेगा फॉर 5 ईयर नेशनल असेंबली एंड ऑल प्रोविंशियल असेंबली। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं, प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट किस तरह सेलेक्ट होता है? प्रेसिडेंट मतलब किस किस से वोट लेते हैं? आप में से कोई बताएगा प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है? सर सेनेट और वो जो असेंबली होती है लोअर हाउस, वो दोनों मिलकर वोटिंग करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं और नेशनल असेंबली और सेनेट की। बिल्कुल जनाब, इसके अंदर जनाब आप ये समझ लें कि अब जो 1973 है ना, उसमें सेनेट भी आ गया, क्योंकि उस वक्त सेनेट नहीं था। अच्छा जी, सर इसके बाद आप शेड्यूल लिखेंगे 6 है सर, शेड्यूल 6 है। इसके शेड्यूल 6 है, बिल्कुल सही है। और इसकी एक और चीज भी है जनाब, क्या कहते हैं, चलें मैं बताता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे सर 13 he पार्ट्स हैं, should, हाँ 13 ठीक हो पार्ट्स हैं, गया, 6 शेड्यूल है। he should be Muslim पार्ट 13, ठीक हो गया, ये पॉइंट जरूरी है जनाब। ही शुड बी मुस्लिम, ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट जनाब लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये पेपर के अंदर जनाब सवाल आते रहते हैं कि वो कहते हैं जनाब के 1956 के आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की एज जो थी, प्रेसिडेंट की जो एज थी, वो जनाब कितनी मेंशन की गई थी, क्योंकि ये तब्दील होती रहती है। अच्छा जी, ये जनाब जो होगा ये होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये प्रेसिडेंट जो होता है ना, ये जनाब वाला जनाब पूरे मतलब है, चाहे वो कोई हारी हुई पार्टी है या जीती हुई पार्टी है, सबका प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट है, पूरे स्टेट का हेड है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जस्ट गवर्नमेंट का हेड है, जैसे गवर्नमेंट के इदारे हैं और गवर्नमेंट जो चल रही होती है उसका हेड। अच्छा जी, इस पे जनाब लिखेंगे ही मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। इसको जनाब प्रेसिडेंट जो है मतलब है कि इसकी असेंबलियां तोड़ सकता था, पावर थी प्रेसिडेंट के पास। इसके बाद जनाब ही मे बी मुस्लिम और नॉट, ठीक हो गया जनाब। यानी मुसलमान भी हो सकता है, नो मुसलमान ना भी हो तो कोई बात नहीं है जनाब। अच्छा जनाब, नेशनल इसके जनाब 234 आर्टिकल है, 13 पार्ट है, 6 शेड्यूल है, ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब जो ये पॉइंट आपने लिखिए स्क्रीन शॉट में दें, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिखेंगे, तकरीबन इसके पॉइंट है तकरीबन कोई 10, वो हम लिखते हैं। सर एक सवाल है, जी जी, ये आर्टिकल और शेड्यूल्स क्या होते हैं? पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल्स, ये तीनों को थोड़ा बताते हैं। ये जो पार्ट्स होते हैं ना, शेड्यूल होते हैं ना 6, ये 6 शेड्यूल के अंदर जनाब ये वाला पार्ट्स होंगे मजीद, और इन सब पार्ट को डिवाइड किया जाएगा आर्टिकल, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूँ जी एक बंदे ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसको किस आर्टिकल के तहत सजा दी जाएगी? 302 आर्टिकल के तहत, ठीक। 302 आर्टिकल कौन से शेड्यूल में आ रहा होगा, पार्ट कौन सा होगा? यानी एक किताब होती है ना, किताब को डिवाइड किया जाता है कि किताब के जनाब वाला जनाब टोटल चैप्टर इतने हैं, पेज नंबर 16 है, ठीक हो गया। उस किताब के मजीद आगे शेड्यूल होते हैं, 2 किताबें 3 किताबें, इस तरह। मतलब समझ आ गई बात की? हाँ जी, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट की पॉइंट, नंबर फर्स्ट, SOVEREIGN, सोवरेंटी ऑफ अल्लाह, सोवरेंटी ऑफ अल्लाह। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला की हाकमियत, यानी सबसे बड़ा जो हाकिम होगा वो अल्लाह ताला की जात है। नंबर 2,
نیم کیا رکھا گیا؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پاکستان کا جب نام رکھا گیا یاد رکھیے گا تو پاکستان کا نام کیا رکھا گیا؟ 1956 کے آئین کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. نمبر 3 ہیڈ آف گورنمنٹ شوڈ بی مسلم. ہاں جی بتائیں جناب میں نے ٹھیک لکھے یا غلط لکھے؟ سر ہیڈ آف اسٹیٹ آئے گا. غلط لکھے جناب. ہیڈ آف اسٹیٹ ابھی میں نے لکھوایا بھی ہیڈ آف اسٹیٹ مسلمان ہونا چاہیے, یعنی پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 اسلامک پرنسپل PRINCIPLES اسلامک پرنسپل فالوڈ. اسلامک جو مطلب اصول ہیں اس کو ہم نے پابند کرنا ہے آپس میں. نمبر 5 اسلامک وے آف لائف. ٹھیک. نمبر 6 سیف گارڈ آف اسلامک پرنسپل. اسلامک پرنسپل. اچھا جی, سیف گارڈ آف اسلامک پرنسپل کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اسلامک اصول ہوں گے ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام جو ہے آپ کو پتہ ہے اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کی بھی پاسداری کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام جو ہے مطلب ہے کہ زبردستی کسی کو آپ مطلب ہے اسلام کے اندر کنورٹ نہیں کرتے, یہ بھی اسلام روکتا ہے. کیونکہ جناب اسلام کے اندر قرآن پاک کے اندر جو ہے آپ نے ترجمہ سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی جناب ایمان قبول کرتا ہے, جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہ دے وہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا رکھے ہیں؟ مہر لگا رکھی ہے کہ وہ جناب نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے جناب نمبر 7 پوائنٹ ریلیشن ود اسلامک کنٹریز. اسلامک کنٹریز کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہوں گے اس کو ڈیفائن کون سا, اس کے اندر یہ بھی آپ ڈیفائن کیا جائے گا.